इंसान बात किए बगैर नहीं रह सकता। हम आइसोलेशन में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वर्बल कम्युनिकेशन का असूल ये है, फर्स्ट 30 सेकेंड्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपने 30 सेकेंड्स में कोई अच्छी ओपनिंग नहीं दी तो चांसेस हैं कि लोग आपकी बात तवज्जो से नहीं सुनेंगे। और फिलर्स जो है ना, इनको आपने अवॉइड करना है। तो नोडिंग, स्माइल, आई कांटेक्ट ये बता देते हैं कि जी आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है। एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन वर्ड्स, क्योंकि जो कुछ आप कह रहे हैं वो अहम होगा। जिस अंदाज में कह रहे हैं ये उससे ज़्यादा अहम है। जो असर्टिव बिहेवियर है ना, ये सबसे अच्छा बिहेवियर। एक मोमिन का जो बिहेवियर है वो हमेशा असर्टिव होता है। ना वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ना वो चाहेगा कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाए। अच्छा जी, बिफ़ोर आई स्टार्ट द सेशन, मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक जंगल था और उस जंगल में एक खरगोश, रैबिट, वो भागता हुआ जा रहा था। सारे जानवरों को वो बता रहा था कि बहुत जल्द जो बेयर है, रीछ, वो तुम्हें खाने वाला है। तो कुछ जानवरों ने उसे रोका कि भाई तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा कि जी देयर इज़ अ केव, एक गार है जंगल के पास, वहाँ पे एक बेयर रहता है और उसके पास एक लिस्ट है। उस लिस्ट में बहुत सारे जानवरों का नाम है, तो वो बारी बारी तमाम जानवरों को खा लेगा। तो उस लिस्ट में जो जानवर खड़े थे उन्होंने पूछा कि जी क्या हमारा नाम है। दूसरे ने पूछा हमारा नाम है। सबसे पहले भेड़िए ने पूछा क्या उसमें मेरा नाम है। उसने कहा बिल्कुल है। अब उसने डरना शुरू कर दिया, कांपना शुरू कर दिया। वो जल्दी से गया उस केव में जहाँ पे बेयर था। उसने जाके बेयर से कंफर्म किया कि भाई क्या तुमने जानवरों को खाने के लिए कोई लिस्ट बनाई है। उसने कहा बिल्कुल बनाई है। उसने कहा क्या उसमें मेरा नाम है। उसने कहा बिल्कुल है। वो आगे से चुप कर गया। बेयर ने उस पर अटैक किया, उसे खा गया। अगले दिन जंगल में उस वुल्फ की तस्वीर लगी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था ईटन, यानी इसे खाया जा चुका है। अब उन्होंने, जानवरों ने पूछा खरगोश से कि भाई अगला नंबर किसका है। तो उसने कहा कि जी अगला नंबर फॉक्स का है। अब फॉक्स जो है वो डरना शुरू हो गई। वो जल्दी से गई उस केव में। उसने जाके उस बेयर से पूछा कि क्या तुमने जानवरों को खाने वाली कोई लिस्ट बनाई है। उसने कहा बिल्कुल बनाई है। उसने पूछा क्या उसमें मेरा नाम है। उसने कहा बिल्कुल है। वो भी आगे से चुप कर गई। बेयर ने उस पर अटैक किया, उसे खा गया। अगले दिन उसका लेबल लगा हुआ था, टैग लगा हुआ था कि फॉक्स ईटन। ऐसा ऐसा सारे जानवरों की बारी आई। जब थोड़े से जानवर रह गए तो रैबिट जो है एक दिन वो गया बेयर के पास और उसने बेयर से कहा कि क्या तुम्हारी लिस्ट में मेरा भी नाम है। उसने कहा बिल्कुल है, अगला नाम तुम्हारा ही है। तो रैबिट ने उसे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ दो। तो बेयर ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, और उसको छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें ये समझ आया कि बात करने से बात बनती है। सो कम्युनिकेशन हमारी लाइफ के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी लाइफ के लिए क्रूशल है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए क्रूशल है। एक मूवी थी, बल्कि है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, नाम है कास्ट अवे। कहानी उसकी कुछ इस तरह से है कि उस मूवी का जो हीरो है उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, वो समंदर में गिरता है। ही इज़ द ओनली सर्वाइवर और किसी तरीके से वो एक छोटे से जजीरे पे पहुंच जाता है। जजीरा भी क्या, एक छोटा सा खुशकी का टुकड़ा है, वहाँ पे वो पहुंच जाता है। अब ना उसके पास कुछ खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए। बहरहाल इट्स अ सर्वाइवल स्टोरी कि कैसे उसने सर्वाइव किया। अच्छा, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने दिखाई है। वो जब वहाँ पे रहता है ना, अकेला होता है, तो वो एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट बना लेता है, एक कार्टून सा बना लेता है और वो उसके साथ बातें करता है। ठीक है, थ्रू आउट द मूवी एंड तक वो उसके साथ बातें करता रहता है। अच्छा, अब ये बातें करना, इसकी दो रीज़न्स थी। एक टेक्निकल रीज़न थी क्योंकि डायरेक्टर ने मूवी चलानी थी, तो मूवी जो है उसमें डायलॉग्स होना ज़रूरी है।
तो डायलॉग्स जो है वो दो लोगों के दरमियान होते हैं। अब चूँकि वो अकेला था तो उसको बातचीत करने के लिए एटलीस्ट ऑन वन वे तो उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए था जिससे वो बातें करता। दूसरी जो रीज़न थी वो साइकोलॉजिकल थी। उस मूवी में ये बताया गया है कि इंसान बात किए बगैर नहीं रह सकता। हम आइसोलेशन में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें दूसरों के साथ किसी न किसी वे में इंटरेक्ट करना जो है ये अच्छा लगता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप हो सकता है इंट्रोवर्ट हों, एक्सट्रोवर्ट्स तो टॉकेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी जानते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो तो ज़्यादा तन्हाई पसंद होते हैं, वो कम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, वो कम गो होते हैं। स्टिल दे नीड टू टॉक। उन्हें बात करने की, बात सुनने की, बात कहने की, बात समझने की ज़रूरत पेश आती है। तो कम्युनिकेशन जो है, अगर हम दुनिया की जितनी भी स्किल्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं तो देर आर मोर देन 1000 स्किल्स। ये मैं मेजर स्किल्स की बात कर रहा हूँ। दुनिया में 1000 से ज़्यादा स्किल्स मौजूद हैं, मेजर स्किल्स। अगर आप उनकी सब स्किल्स या माइनर स्किल्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो जो मेजर स्किल्स हैं उसमें टॉप 3 में कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन रहती है। कभी वो तीसरे नंबर पे आ जाती है, कभी दूसरे पे, कभी पहले पे, लेकिन कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द टॉप 3 स्किल्स द वर्ल्ड ओवर। तो इससे भी हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा, हम बहुत सारे लेवल्स पर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एक होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करते हुए आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं कि अच्छा मार्केटिंग के 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इस तरह से पढ़ते हैं ना आप, ये इंट्रापर्सनल है, अपने आप से बात करना। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये ऊंची आवाज़ में होता है और बाज़ दफ़ा ये बग़ैर आवाज़ के होता है। जब आप सोच रहे हैं, अभी भी आपके ज़हन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। तो जब आप सोच रहे हैं तो आप अपने दिमाग में, आप अपने दिल में बोल रहे हैं, ये भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। फिर एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है जो कि हम दूसरों के साथ करते हैं। जैसे अगर दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो बहन भाई कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट बात कर रहे हैं, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल जो अपने साथ है, इंटरपर्सनल जो किसी दूसरे के साथ है। अच्छा, ये लोग थोड़े से बढ़ जाएं तो इसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। जब 5-7 लोग बैठे हैं, जैसे आप ग्रुप स्टडी करते हैं, वहाँ पे बातचीत हो रही है, या आप अपनी फैमिली के साथ बैठे चाय पी रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है ये आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाती है। और उसके बाद एक मैस कम्युनिकेशन होती है। मैस कम्युनिकेशन है जो ज़्यादा लोगों के साथ हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 80, 90, 100 स्टूडेंट्स बैठे हों और मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो दिस इज़ अ मैस कम्युनिकेशन एग्जाम्पल। ठीक है, जब आप ऐड देखते हैं, कोई ऐड जो है टीवी पे चलता है, टीवी एक वक्त में वो ऐड हज़ारों लाखों लोग जो है वो देख रहे होंगे। इट्स मैस कम्युनिकेशन, इसीलिए मैस कॉम कहा जाता है। तो ये हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आज जो हमारा फोकस रहेगा वो है डिफरेंट फेसेट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। देखें, कम्युनिकेशन वर्बल भी होती है, यानी बोल के। अच्छा, जब आप बोलते हैं तो बोलने का एक अंदाज़ असर्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर बोलने का एक अंदाज़ परसुएसिव कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी तरह से आपकी कम्युनिकेशन लिख के हो सकती है, चाहे आप फिज़िकली लिखें जैसे अभी आप लिख रहे हैं, चाहे आप डिजिटल या सोशल मीडिया के ऊपर लिखें तो रिटन कम्युनिकेशन, चाहे आप ईमेल लिखें, टेक्स्ट लिखें, कोई लेटर लिखें। इसी तरह से जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल भी हो सकती है, यानी ना आप बोल रहे हैं ना आप लिख रहे हैं, लेकिन स्टिल कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के अंदर ही हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आ जाती हैं। चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं तो अक्सर आपका वास्ता प्रेजेंटेशंस के साथ रहता है। आप कोई किसी न किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फाइनली पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग है
जब आप ज़्यादा बड़ी गैदरिंग के सामने बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है कि स्लाइड्स आप यूज़ ना करें, आप सिर्फ चंद पॉइंट्स आपके सामने हों और आप डिलीवर कर रहे हैं, तो दिस इज़ पब्लिक स्पीकिंग। तो आज इन तमाम फेसेट्स को बारी बारी कुछ ना कुछ हम डिस्कस करेंगे और पिछले सेशन की तरह हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एक्टिविटीज़ के ऊपर होगा, क्योंकि लर्निंग विदाउट एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। अगर यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि कम्युनिकेशन कुड बी वन वे और टू वे को इंटरेक्टिव कहते हैं। वन वे इज़ मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया, स्लाइड्स रोल होती गई, मैं बोलता जा रहा हूँ और 2 घंटे के बाद क्लास वाइंड अप हो गई। ठीक है, मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन क्या आपने भी कुछ सीखा, उसकी रिफ्लेक्शन होना इम्पॉर्टेंट है। तो जब आपकी तरफ से कोई फीडबैक आएगा, आप एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे, आप खुद परफॉर्म करेंगे, करके दिखाएंगे, तो ये इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कहलाती है या टू वे कम्युनिकेशन कहलाती है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए एक्टिविटीज़ भी इन तमाम के अंदर शामिल रहेंगी। हम मूव करते हैं जी। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन, जो सबसे ज़्यादा अपेरेंट होती है, सबसे ज़्यादा ऑब्वियस होती है, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं। ठीक है, हमारा सारा दिन जब हम जाग रहे हैं तो बोलने में, कुछ ना कुछ बोलने में गुजरता है। बाज़ लोगों को नींद में भी बोलने की आदत होती है, इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता है कि नींद में भी वो बोल रहे होते हैं। जो सारा कुछ उन्होंने बोला, जिस सारे दिन में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, वही रात को वो नींद में बोल रहे होते हैं या ख्वाब में वो देख रहे होते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसमें और हैंडआउट्स आप लोगों तक आ चुके हैं। सॉफ्ट कॉपी आ गई। अब उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कुछ 10-15 पॉइंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो मेरा फोकस रहेगा सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है जी? वर्बल कम्युनिकेशन का असूल ये है, प्लान ए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, फर्स्ट 30 सेकेंड्स आर इम्पॉर्टेंट। जब भी आपने बातचीत शुरू करनी है, आपकी ओपनिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ओपनिंग ऐसी हो जो लोगों को अपील करे, लोगों की जो तवज्जो है वो अपनी तरफ खींच ले। और इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड्स हैं जी। अगर आपने 30 सेकेंड्स में कोई अच्छी ओपनिंग नहीं दी तो चांसेस हैं कि लोग आपकी बात तवज्जो से नहीं सुनेंगे। अब ये ओपनिंग कैसे इंटरेस्टिंग हो सकती है? आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या आप कोई वैसे अपनी बात जो है वो बताना चाह रहे हैं दूसरों के सामने, तो आपको इंटरेस्टिंग वे क्या हो सकता है? आप किसी स्टोरी से शुरू करें। जैसे आज मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई, वहाँ से हमारी जो गुफ्तगू है वो चल पड़ी, तो आपकी अटेंशन। स्टोरीज़ हम सबको पसंद होती हैं, बचपन से हम स्टोरीज़ सुनते आ रहे हैं, तो हमें एंड तक, आखिरी उम्र तक स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं। तो स्टोरी एक बहुत अच्छा वे है ओपनिंग के लिए। अच्छा, अगर आप स्टोरी नहीं सुनाना चाहते तो आप किसी फैक्ट से, किसी स्टैट से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि दुनिया में 1000 से ज़्यादा स्किल्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन टॉप 3 के अंदर रहती है हमेशा से। इट्स अ फैक्ट। आप फैक्ट भी बता सकते हैं और फैक्ट ही भी बता सकते हैं, यानी सिर्फ फैक्ट के ऊपर भी बात हो सकती है और उसे आप स्टोरी के साथ ऐड भी कर सकते हैं। आप कोई जोक भी सुना सकते हैं। देखें, हम सबको जोक सुनना भी अच्छा लगता है और जोक सुनने से क्या होता है कि आपके मेरे दरमियान जो एक डिस्टेंस है, जब हम स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, तो हमारे दरमियान एक सर्टेन गैप होता है। मैंने बात शुरू की, आप बैठे हैं, अच्छा क्या बात होगी, लेकिन जोक जो है उससे चेहरे पे स्माइल आ जाती है खुद ब खुद, समटाइम्स लाफ्टर्स भी आ जाते हैं। तो होता क्या है कि वो जो डिस्टेंस है, गैप है, वो क्लोज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आप अपनी बात बड़ी आसानी से आगे बता सकते हैं। तो जो भी है, आपने एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग डिज़ाइन करनी है। द वर्ड इज़ डिज़ाइन। इसका मतलब है कि पहले से प्लान करना है कि मैंने क्या कहना है, मैंने किस अंदाज में कहना है। अच्छा जी, इसके बाद नोटिस हाउ द ऑडियंस फील्स। जब भी आप बात करेंगे, आपने अपनी ऑडियंस को जहन में रखना है जी सबसे पहले, क्योंकि मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाइए, किसके लिए बनाइए, हु इज़ योर टारगेट मार्केट। अगर आपकी टारगेट मार्केट रिफाइंड नहीं है, सही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट नहीं चलेगी। सेम इज़ द केस विथ कम्युनिकेशन।
अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है लेकिन जो ऑडियंस है उसके मुताबिक नहीं है तो वो नहीं चल सकती। मैंने अपना लेक्चर बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली एचआर के हैं, ज़्यादा फीमेल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, और अगर बीबीए कर रहे हैं तो मोर और लेस आपकी एज 20 से 22 साल के दरमियान होगी। तो मैंने अपना जो लेक्चर डिज़ाइन किया है वो इन तमाम पॉइंट्स को जहन में रख के किया है। चेंज द ऑडियंस, जो डिलीवरी है, जो स्पीच है, जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर मेरे सामने यहाँ पे 10 से 15 साल के बच्चे बैठे होंगे तो मेरा अंदाज़ ये नहीं होगा। मेरे सामने अगर एडल्ट्स बैठे होंगे 40-50 साल के, शायद मेरा अंदाज़ थोड़ा सा वेरी कर जाए। इसका मतलब है कि आपने अपनी ऑडियंस को भी समझना है और उनके मूड को भी समझना है। अच्छा, ऑडियंस जो है वो अगर बहुत ज़्यादा बोर हो रही है और आप उससे ज़्यादा बोरिंग कंटेंट जो है वो उन्हें फेंकते जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या होगा जी? देयर विल बी बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर। वो पहले से ही बोर हैं, आप मज़ीद बोरिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपका अंदाज़ बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी टोन वो मोनोटनस है, वो चेंज नहीं हो रही, वेरिएशन नहीं आ रही। बाज़ लोग ऐसे बोलते जाते हैं जैसे ख़बरें पढ़ रहे हैं, उनकी आवाज़ की जो पेस है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं करना हमने। तो अगर वो बोर हो रहे हैं, टेक अ ब्रेक, हैव सम एक्टिविटी, ठीक है, कोई जोक सुना दें, कोई फ़न फैक्ट सुना दें, ताकि उनकी जो बोरियत है वो थोड़ी सी साइड पे हो। एक स्माइल, एक कहका लग जाएगा तो उसके बाद आप दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगे। आप अपने कंटेंट के अंदर ऐसी जान, ऐसी दिलचस्पी पैदा करें कि वो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बन जाए। स्पीक क्लियरली एट मॉडरेट पेस। मैं अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना शुरू कर दूँ यहाँ पर ना, अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो दो नुकसान होंगे, आपको समझ नहीं आएगी और मेरी जो आवाज़ है वो बार बार रुकेगी क्योंकि सांस चढ़ जाएगा ज़्यादा तेज़ बोलते हुए। अगर मैं, अभी ज़रा फील कीजिएगा, मैं बहुत स्लो बोलना शुरू कर दूँ तो ये टाइम इस तरह का है कि आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। एसी में आप बैठें, आवाज़ भी मेरी बहुत स्लो हो जाए तो वो आप लोग सोना शुरू कर देंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। इसीलिए आवाज़ मॉडरेट होनी चाहिए। और मॉडरेट होने के साथ साथ इसका मतलब क्या है कि जहाँ आपको किसी चीज़ पे स्ट्रेस करना है, फोकस करना है, वहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा भी बोलना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए हमें धीमा भी होना पड़ता है, ठीक है। तो मॉडरेट पेस, इतनी आवाज़ के लोगों को समझ आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बातचीत करते थे तो वो इस तरह से बात करते थे कि कोई गिनना चाहता तो उनके अल्फाज को गिन सकता था। यानी इतने आराम से, शाइस्तगी के साथ, आहिस्तगी के साथ बात करते थे कि सुनने वाले को समझ आ जाए। और आम तौर पे उस बात को 3 दफ़ा दोहराया करते थे ताकि अगर एक बार समझ नहीं आई, दूसरी बार समझ नहीं आई तो तीसरी बार वो बात जो है वो समझ आ जाए। और 3 बार सुनने से वो बात याद भी होना शुरू हो जाती है, तो इसका फ़ायदा है। एक और प्रॉब्लम जो हमारे साथ होती है, हम जब बात कर रहे होते हैं तो यूजुअली या तो हम नर्वस होके या हम इसे कॉन्फिडेंस का एक पार्ट समझते हैं कि हम मुख्तलिफ़ अल्फाज बोलते हैं, लाइक यू नो, ठीक है, लाइक दिस। ये फिलर्स हैं, ऐसे अल्फाज को हम फिलर्स कहते हैं इंग्लिश में। और फिलर्स जो है ना, इनको आपने अवॉइड करना है। ये तभी अवॉइड हो सकते हैं जब आपने पहले से सोचा हो कि मैंने क्या बात करनी है, मैंने कितनी बात करनी है, मैंने किस अंदाज में बात करनी है। अगर आप बग़ैर सोचे, बग़ैर रुके बात करते जाएंगे तो फिलर्स आपकी गुफ्तगू में ख़ुद ब खुद आएंगे। दूसरा, ये फिलर्स आने की रीज़न है कि जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, मसलन इंग्लिश है, तो हमारी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं होगी तो ये फिलर्स ख़ुद ब खुद आएंगे क्योंकि हमें बार बार रुकना पड़ेगा। जब रुकेंगे तो उस स्पेस को फिल करने के लिए साइकोलॉजिकली हम फिलर्स बोलते हैं। तो हमें इससे बचना है, हमें अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करना है। मोनोटनी ऑफ टोन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमने ख़बरें नहीं पढ़नी। प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बाज़ लोग एक जगह स्टिल हो के और वो शुरू से एंड तक जो पेस थी वो बरकरार रहेगी, ख़बरें ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर अपनी बात के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर
तवज्जो दिलवानी है तो ऊंचा बोलना पड़ेगा, आहिस्ता बोलना पड़ेगा, टोन चेंज करना पड़ेगी, पेस बदलनी पड़ेगी, फिर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगी। टेक पॉजेस अप्रोप्रिएटली। जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है उससे पहले या उसके बाद आप एक पॉज ले सकते हैं। ज़रा ध्यान कीजिएगा, मैं आपसे ये कहता हूँ कम्युनिकेशन दुनिया की टॉप 3 स्किल्स के अंदर आती है। यहाँ पे मैंने एक डेलिब्रेट पॉज लिया है। ये पॉज क्यों लिया है? मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो टीचर्स, स्पीकर्स, ट्रेनर्स, प्रेजेंटर्स ये पॉजेस को बड़ा इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे अभी हम इसके बाद असर्टिव स्किल्स आएंगी वहाँ भी हम देखेंगे कि जहाँ पर आपने थोड़ा सा पावर कम्युनिकेशन जो है उसको लाना हो तो आप पॉज लेते हैं। सिर्फ पॉज नहीं लेते, उसके साथ हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वो कॉम्बिनेशन क्या होता है? पूरे हॉल के साथ आपकी जो है वो एक आई इंटरेक्शन होगा। जैसे मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन दुनिया की टॉप 3 स्किल्स में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, पॉज भी लिया है और एक पूरे रूम के साथ इस तरह एक कर्विश वे में मैंने एक आई कांटेक्ट भी बनाया। दिस इज़ पावर कम्युनिकेशन। आई एम ट्राइंग टू रियलाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रक्चर योर मैसेज इन 3 की पॉइंट्स। हमेशा याद रखें जी, कम्युनिकेशन के 3 हिस्से, वर्बल हो, रिटन हो। इंट्रो, मेन बॉडी, एंडिंग। पहले क्या बोलना है? ओपनिंग बता दिया आपको। ओपनिंग शुड बी इंटरेस्टिंग, आई कैचिंग होनी चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। मेन बॉडी, जो मेन बात है वो क्या है, और एंडिंग। ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सुना है आपने? तो इसका मतलब है कि ओपनिंग शुड बी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ कही जाती है ऑल इज़ वेल डेट एंड्स वेल, यानी हर वो चीज़ जो जिसका एंड अच्छा हो गया वो अच्छी थी। इसका मतलब है एंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो भाई जो दरमियान में मेन बॉडी है उसका तो अच्छा होना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्ट और एंड जो है वो तो एक कुशन्स थे। असल बात कहाँ पर है? मेन बॉडी में। तो मेन बॉडी जो है उसको भी बहुत अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए। कीप द कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव। जी पहले मैं बात कर चुका हूँ। वन वे कम्युनिकेशन चलती है, एकेडमिक्स में भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये इफेक्टिव कब बनती है? जब आपकी कम्युनिकेशन 2 वे हो, जब आपकी कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव हो। अब वो इंटरैक्टिव कैसे बनेगी? मैं आपसे सवाल पूछ लूँ, आप मुझसे सवाल पूछ लें, आप किसी बात पे कोई कमेंट करें, या आपसे मैं किसी कोई एक्टिविटी करवा लूँ, उस एक्टिविटी में एंगेज करूँ, आप कोई प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन को शो करती हैं, विच मेक्स योर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग विद नोट्स एंड वर्बल फीडबैक। अच्छा जी, जब आप मेरी बात सुन रहे होते हैं, मैं सबको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और मुझे दरमियान में ये भी समझ आ रही होती है कि कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरी बात सुन रहा है। ये कैसे पता चलता है मुझे? क्योंकि लिसनिंग जो है ना, ये बजाय खुद एक स्किल है। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। अब आपकी लिसनिंग कितनी अच्छी है या इस वक्त कितनी अच्छी है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप सारे लाते हैं, इसे कहते हैं नोडिंग। जब आप किसी की बात को दिलचस्पी से, तवज्जो के साथ सुन रहे होते हैं तो आप हल्का हल्का सारे लाते हैं। ठीक है, जैसे आप कर रही हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड नोडिंग। इसका मतलब तवज्जो से सुन रहे हैं। दूसरी बात ये आई कांटेक्ट। आपके आई कांटेक्ट से पता चलता है कि कितना ज़्यादा आप दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपका एक फर्म कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट है, तवज्जो है, आप इधर उधर नहीं देख रहे, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है ना कि आपकी तवज्जो कहाँ पर है। आप इधर उधर देख रहे हैं, आपके बैठने का अंदाज़, ठीक है, बड़ा कैजुअल है, या मोबाइल आप देख रहे हैं, या आप जमाइयाँ ले रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि आपकी तवज्जो नहीं है। तो नोडिंग, स्माइल, आई कांटेक्ट ये बता देते हैं कि जी आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है। एनर्जी और वर्ड्स। एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन वर्ड्स। जब आप वर्बली बात करते हैं तो एनर्जी के साथ करनी है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ आप कह रहे हैं वो अहम होगा। जिस अंदाज में कह रहे हैं ये उससे ज़्यादा अहम है।
एक बात को आप किस अंदाज में प्रेजेंट करते हैं। अल्फाज सादा हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं, आम फहम हो सकते हैं, लेकिन आपका जो अंदाज़ है वो उनको ख़ास बनाएगा। अगर एक स्पीकर में एनर्जी नहीं है बात करते हुए, इसका मतलब है कि वो उस बात जो है वो बिलीव नहीं करता उस चीज़ पे, वो ख़ुद उस चीज़ को नहीं मान रहा, या वो मैं कहता हूँ कि जी कम्युनिकेशन जो है ना वो दुनिया की टॉप 3 स्किल्स में आती है। देयर इज़ नो एनर्जी। फैक्ट बहुत अच्छा है, फैक्ट बहुत बड़ा है, एनर्जी नहीं है। और मैं आपसे कहूँ दुनिया में टॉप 3 स्किल्स में कम्युनिकेशन हमेशा से रही है, तो एनर्जी उस फैक्ट को सपोर्ट करेगी जब आप ये बात करेंगे। तो आपका जो बात करना है और बात करने का अंदाज़ है, दोनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है तो आपकी बात इफेक्टिव नहीं होगी। अच्छा जी, हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ये हमारे सामने बोर्ड मौजूद है जी। मुझे चाहिए आप में से 5 लोग, 5 जमा 5 10 लोग चाहिए, कोई से 10 लोग। मैं आपको एक डायग्राम, एक पिक जो है वो दिखाऊंगा। उसके अंदर जो शेप्स हैं, आपने शेप का नाम नहीं लेना, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने हाथ का इशारा नहीं करना, और आप उस शेप को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आपने सिर्फ वर्बली बताना है। अच्छा, वो वर्बली हिंट्स क्या हो सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंट लाइन, ठीक है, डॉट, कर्व, इस तरह की चीज़ें आप बता सकती। शेप का नाम नहीं लेना, नाम लिया तो आप हार जाएंगे, और आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। गॉट इट जी? गेम्स के रूल समझ आ गए? क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन अभी मतलब जब ड्रॉ कर रहे हैं। नो, जो आपको कहा जाएगा आपने ड्रॉ कर देना है, और बाद में हम देखेंगे कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, आपसे मुराद आप तीनों की, या हम इसको मिक्सअप कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा बॉयज़ बोलेंगे, गर्ल्स करेंगी, इस तरह से कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस गेम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हम देखेंगे कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। जो बिल्कुल सही तस्वीर बना लेगा, इसका मतलब है कि उन्होंने उसको समझा भी सही तरह और बताया भी अच्छे तरीके से गया था। तैयार हैं जी सब लोग? यस सर। रेडी? यस सर। एनर्जी नज़र नहीं आ रही? ओके जी, जो ये कहेंगी आपने ड्रॉ करना है जी, यू हैव टू। और कोई नहीं बोलेगा जी? Horizontal. Parallel. क्या आवाज नहीं है? Parallel. आपने सर भी नहीं हिलाना, बस सिर्फ ज़ुबान हिलानी है। एक मिनट के अंदर अंदर आपने पूरा करना है। Straight. Straight. Vertical. Horizontal. चलें जी, 5 सेकेंड्स लेफ्ट। 5 4 3 2। Parallel. ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। इनके लिए क्लैप होनी चाहिए जी। अच्छा देखें, जो शेप ये बता रही थी और जो ये भाई बनाना चाह रहे थे वो ये थी। ठीक है जी, ये शेप थी और ये बनी है। दिस इज़ द गैप बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इससे हमें पहला पॉइंट क्या सीखने को मिला
हमारी वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव होनी चाहिए। तो पहला ये पॉइंट। अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट इसमें हमें और भी समझ आएगा, लेकिन वो पूरी गेम मुकम्मल होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। जी, आप ड्रॉ करेंगी और आप आ जाएं जी। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अगेन, हाथ नहीं हिलाना। वर्टिकल, वर्टिकल, डायगोनल, डायगोनल, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? हो गया? ये कौन सी शेप ड्रॉ की है? अच्छा, पहले तो क्लैप हो जाए। अच्छा, मैंने जो शेप दी थी वैसे वो ये वाली शेप थी। अब पता नहीं ये दोनों कैसे मिलती हैं, नज़र आ रही मिलती हुई जी? तो तशरीफ़ रखें जी, आप लोग आ जाएं। हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, अगेन डायगोनल, स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल, आपने सवाल नहीं पूछना। अंदर, शेप नहीं बताइए। अगेन सर्कल अंदर, चलें इतना। अगेन 3 सर्कल। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा हमें भी दिखाएं जी, क्या बनाया आपने? ओके, ये क्या बना है? ये क्या बना है जी? हाँ, इट्स अ पिज़्ज़ा स्लाइस। तो काफ़ी हद तक अच्छा बनाया आपने, क्लैप होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये आ गया था कि इन्होंने सर्कल कह दिया था, तो वो शेप समझ आ गई, उसकी भी खैर थी। इन्होंने सवाल पूछ लिया है कि जी अंदर या बाहर। अब अगर ये सवाल ना पूछते तो हो सकता है कि ये डॉट्स कहीं यहाँ पे लग जाते यहाँ, और हो सकता है कि वो सही जगह पे भी लग जाते। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या सीखा जी, आप बताएंगे पहले? सर मैं बताना चाहूँगी। जी बताइए। सर मैं जब ड्रॉ कर रही थी मैंने डायगोनल बोला था, ये अपर डायगोनल भी बोल सकते थे, तो आई थिंक मैं तब सही कर सकती हूँ। हाँ, देखिए ये चीज़ें हमें, इस एक्टिविटी का मतलब है कि अब हमें चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। जब हमने डायगनल, अच्छा इसे एक तो डायगनल नहीं कहना, इट्स स्लैंट लाइन, तिरछी लाइन है, स्लैंट लाइन है। तो आपने हमेशा याद रखें कि जब बात करनी है यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कैसे? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंट लाइन। अच्छा, अब स्लैंट लाइन लेफ़्ट टू राइट भी हो सकती है और राइट टू लेफ़्ट भी हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि जी स्लैंट लाइन लेफ़्ट अप बॉटम राइट, तो वो इस तरह ही बनेगी। स्लैंट लाइन राइट अप बॉटम लेफ़्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जब हमने वो बनाना था, घर बनाया था, ऊपर ट्रायंगल थी, नीचे स्क्वायर था, तो आप कह सकते थे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अबव उसके साथ स्लैंट लाइन अबव, स्लैंट लाइन लेफ़्ट। समझ आ गई जी? तो इजीली आप कर सकते हैं ऐसा। तो अब एक तो हमें ये पॉइंट समझ आया है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। ऑलवेज देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, जैसे आपने कहा। दूसरी बात ये, आपको रियलाइज़ हुआ होगा कितना मुश्किल है हाथ हिलाए बगैर बात करना। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा हाथ हिल रहा है, दिस इज़ नेचुरल। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये हमारे साथ साथ चलती है, ये कभी भी ऑफ नहीं हो सकती। आप खामोश भी बैठे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो खामोश नहीं है, दैट इज़ गिविंग सम मैसेज। तो आप सिर्फ, मैंने कहा था कि जी ज़ुबान से बोलना है, तो अब बॉडी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। अगर आप कहते कि भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, तो ला मुहाला नेचुरली
आप हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह बताते, एक वर्टिकल लाइन लगाएं, एक स्लैंट लाइन लगाएं, एक ट्रायंगल बना दें, एक बॉक्स बना दें, करते हैं ना इस तरह। इसका मतलब है इसको ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ज़ुबान में कहते हैं एम्बलम्स। क्या कहते हैं? एम्बलम्स। ये जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इंडिकेट करते हैं। मैंने कहा कि जी एक सर्कल बना दें, ट्रायंगल बना दें, स्क्वायर बना दें, एक बॉक्स जो है वो हो जाए हमारे पास। ये सारी चीज़ें एम्बलम्स कहलाती हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हम मूव करते हैं जी हमारे नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, स्किल है, असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। देखें, कम्युनिकेशन, जब हम असर्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूम है, एक स्केल है जिसमें 3 चीज़ें हैं, पैसिव, असर्टिव, एग्रेसिव। पैसिव के नीचे क्या लिखा हुआ है? योर डिज़ायर्स। भाई आप जो कह रहे हैं वो सही है, जो कुछ मैं सोच समझ रहा हूँ वो गलत है। दिस इज़ पैसिव बिहेवियर। और एग्रेसिव बिहेवियर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। भाई जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, बाकी ख़त्म। और असर्टिव क्या है? आवर डिज़ायर्स। भाई कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, लेट्स हैव सम विन विन सिचुएशन। तीनों में से कौन सा बेहतर है? जो असर्टिव बिहेवियर है ना, ये सबसे अच्छा बिहेवियर। एक मोमिन का जो बिहेवियर है वो हमेशा असर्टिव होता है। ना वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ना वो चाहेगा कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाए। ठीक है, लेट्स हैव सम विन विन सिचुएशन। असर्टिव बिहेवियर ये। भाई आपकी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, आपके साथ साथ मेरी भी ज़रूरियात हैं, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। ये असर्टिव बिहेवियर है। ये नहीं कि सिर्फ मेरी बात सुनी जाए, ये नहीं कि सिर्फ आपकी बात मानी जाए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को असर्टिव बना सकती हैं? बहुत सारे पॉइंट्स आपके हैंडआउट्स में मौजूद हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ चंद पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूँगा। पहली बात, जब आप अपनी कम्युनिकेशन में आई स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, उर्दू में मैं कहते हैं, भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा ये ख्याल है, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी ये ज़रूरत है, ये आई स्टेटमेंट्स हैं। आई स्टेटमेंट्स जब भी आप यूज़ करेंगे इसका मतलब है यू आर शोइंग सम असर्टिव बिहेवियर। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको इन सर्टेन सिचुएशंस नो कहना आना चाहिए, बट इन अ रिस्पेक्टफुल पोलाइट मैनर। नो कहने से क्या मुराद है? मैं एक काम नहीं करना चाहता, एक चीज़ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, एक काम मुझे करना पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं उसे रिस्पेक्टफुल में सर आई एम सॉरी, मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कर सकता, माजरत। ये है असर्टिव बिहेवियर। एग्रेसिव क्या है? मैं क्यों करूं, मेरा ये काम नहीं है, ठीक है, किसी और से कह दें। ये एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर बदतमीज़ी है, जो अच्छी चीज़ नहीं। पैसिव बिहेवियर, अच्छा सर कर लेता हूँ, यह बिल्कुल खामोश, आगे से कुछ नहीं कहेंगे, ये सर कोई और नहीं कर सकता था, चले मैं कर लेता हूँ। असर्टिव बिहेवियर। तो ना असर्टिव बिहेवियर को पॉजिटिव समझा जाता है कम्युनिकेशन में, ना एग्रेशन को पसंद किया जाता है। ऑलवेज हैविंग असर्टिव बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपने असर्शन करनी है, असर्टिव बिहेवियर को एक्सरसाइज करना है, मेक सम आई कॉन्टैक्ट विदाउट स्टेयरिंग। आपका आई कॉन्टैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, इसका अच्छा इस्तेमाल भी है, इसका बुरा इस्तेमाल भी है, क्योंकि ज़रा सा आउट ऑफ बैलेंस आई कांटेक्ट आपको एग्रेसिव बना देगा और थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस इसे जो है वो पैसिव ले जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि देखें, कम्युनिकेशन जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बगैर ना हमारी लाइफ में गुजारा नहीं। देयर इज़ नो आई कॉन्टेक्ट, पैसिव बिहेवियर, अच्छी कम्युनिकेशन डिलीवर नहीं हो सकती। ठीक है, और मैं कहूँ जी कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपकी लाइफ में इसे रहना चाहिए। नॉट अफेक्टिव आई कॉन्टैक्ट, स्पेशली अगर मेरे सामने कोई फीमेल हो, क्योंकि ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। तो असर्टिव आई कांटेक्ट क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए ना मैं आपको 3 तरह की गेज़ बताता हूँ। गेज़ क्या होता है? जब आप किसी को देखते हैं, आपका आई कांटेक्ट होता है, तो इस चीज़ को हम गेज़ कहते हैं। अब गेज़ के लिए ना हमारा एक कुछ नेचुरल एरियाज़ हैं, वो एरिया ज़रा समझिएगा क्या है। देखें, ये हमारी आइज़ हैं,
इन आइज़ के सेंटर में अगर एक हॉरिजेंटल लाइन में ड्रॉ करूँ, ये जो लाइन है, एक ये लाइन हो गई, ये मेरा फॉरहेड है, इसके सेंटर पे चले जाएं। सब लोग इधर देखिएगा जी, गेज़ डिफाइन कर रहा हूँ, गेज़ क्या होती है। ये मेरा फॉरहेड है, इसका एक सेंटर है, और ये मेरी आई लाइन है। अगर मैं इस सेंटर को इस आई लाइन के साथ कनेक्ट करूँ तो एक ट्राइंगल बनती है। यस और नो? ठीक है। जब भी हम किसी अजनबी से बात करते हैं, एक ऐसा बंदा जिसे हम ज़्यादा नहीं जानते या बिल्कुल नहीं जानते, और उसके साथ हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है, हम हमेशा उसको इस एरिया, इस ट्राइंगल के अंदर देख के बात करते हैं। ये जो गेज़ है इसे हम फॉर्मल गेज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल गेज़। तो जब भी स्ट्रेंजर्स के साथ बात होती है, इस एरिया के अंदर देख के बात होगी। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी रोज़ मुलाकात होती है या अक्सर मुलाकात होती है, हमारे दोस्त अहबाब हैं, ठीक है। उनके लिए हमारे जो गेज़ का एरिया है वो चेंज हो जाता है। आई लाइन ये वाली, और ये मेरी नाक के नीचे इस जगह पे एक सेंटर पॉइंट बनता है। अगर मैं इस लाइन को इस पॉइंट से मिलाऊं तो ये एक दूसरी ट्रायंगल बन गई। जब हम ऐसे लोगों से जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, मिलने जुलने वाले हैं, जिन्हें हम जानते हैं अच्छी तरह से, उनके साथ बात करते हैं तो इस एरिया के अंदर देख के बात करते हैं। ये इनफॉर्मल गेज़ कहलाती है। अच्छा, एक तीसरी गेज़ है। वो तीसरी गेज़ क्या है? आई लाइन वही है जी। अब ये जो सेंटर है ना, मेरी चिन से थोड़ा नीचे आ गया, ये नेक के ऊपर, ये सेंटर है, ये आई लाइन है, ये ट्रायंगल बड़ी हो गई। जब हमारे इंटीमेट्स कौन है? आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके स्पाउस, जब हम उनके साथ बात करते हैं तो हम इस एरिया के अंदर देख के बात करते हैं। ठीक हो गया? प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं जी जब आपकी गेज़ चेंज होती है। कोई स्ट्रेंजर आपसे बात कर रहा है और वो आपको फॉर्मल गेज़ की बजाय ये जो आपकी इनफॉर्मल गेज़ है इसमें देख के बात कर रहा है, या आपकी इंटीमेट गेज़ के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है। आपकी कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, चैलेंज है। आप कंफर्टेबल ही नहीं होंगे उस बंदे के साथ, स्पेशली अगर आप अपोजिट जेंडर में, एक मेल किसी फीमेल से बात कर रहे हैं और उसकी गेज़ अप्रोप्रिएट प्लेस पे नहीं है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकेगी, वो कंफर्टेबल हो ही नहीं सकेंगी, वो बातचीत उन्हें समझ ही नहीं आएगी, बात समझ आना बंद हो जाएगी। सो दिस इज़ अ बैरियर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ, अब ये असर्टिव नहीं है, अब ये एग्रेसिव गेज़ बन गई। पॉइंट समझ आ रहा है जी? अच्छा, आप इंटीमेट्स हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप के साथ बात कर रहे हैं और आप फॉर्मल गेज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपसे कहेंगे भाई क्या बात है, आज कुछ बदले बदले से लग रहे, आज कोई खैर है भाई, मूड ऑफ तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। हमें समझ खुद नहीं आ रही, क्योंकि हमने तो गेजेस जो है उनको कभी पढ़ा नहीं है, हमें नहीं पता, उनको भी नहीं पता, लेकिन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ये ज़रूर पता चल जाता है, ये हमारा दिल हमें बता देता है कि कोई मसला है। तो जब भी गेज़ इनअप्रोप्रिएट होगी, कम्युनिकेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इन ऑर्डर टू हैव सम इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपकी गेज़ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो असर्टिव बिहेवियर है अच्छी गेज़, अप्रोप्रिएट गेज़। अच्छा, एक और चीज़ जो है कंफर्टेबल पर्सनल स्पेस, पर्सनल डिस्टेंस। देखें डिस्टेंस जो है ना वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है इंटीमेट डिस्टेंस। आप अभी जब घर जाएंगे, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, बहन भाइयों के साथ बैठेंगे, अगर मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ बैठेंगे, तो जब आप बैठते हैं तो आपके दरमियान कोई फासला नहीं होता है। ऐसे ही आप उनके कंधे पे भी हाथ बाजू डाल सकते हैं, हाथ रख सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो गैप और माइनर गैप। इसे कहते हैं बहुत इंटीमेट डिस्टेंस। अच्छा, वहाँ पे ये अप्रोप्रिएट है। फिर दूसरा जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल डिस्टेंस। इनफॉर्मल डिस्टेंस ये जो हमारे दोस्तों के साथ होता है, फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स के साथ, लोगों के साथ जिनसे हम मिलते हैं, जानते हैं। जैसे आप दोस्त हैं, आप सहेलियाँ हैं, करीब करीब बैठते हैं, क्लास में भी बैठते हैं, कैंटीन पे भी बैठते हैं, तो आप करीब बैठते हैं, लेकिन बिल्कुल फासला जो है वो ख़त्म नहीं होता, थोड़ा बहुत फासला रहता है। फिर एक डिस्टेंस होता है फॉर्मल डिस्टेंस, जैसे मेरा आपका है, 5-6 फीट का फासला होता है, ठीक है। सोशल गैदरिंग्स में हमारा एक फ़ासला रहता है, स्पेशली अपोजिट जेंडर्स हों तो ये फ़ासला और भी इम्पॉर्टेंट है।
और एक फिर पब्लिक डिस्टेंस होता है जो किसी बड़े सेमिनार में, किसी स्पीच में, किसी और जगह पे जहाँ पे फासला वो 10-15 फुट से भी ज़्यादा हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जब भी ये फासला घटना शुरू होगा आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। देखें, मेरा इनका एक फ़ासला है, एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ बैठी हैं, मैं अगर हमारा आई कांटेक्ट भी होता है तो ये कंफर्टेबल रहेंगी। अगर मेरी गेज़ अप्रोप्रिएट है, कंफर्टेबल रहेंगी, बातचीत मैं करूँगा, इन्हें समझ आएगी। मैं बहुत करीब आगे बात करना शुरू करूँगा, ये कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। यस और नो? इवन कोई मेल जो स्ट्रेंजर्स हैं, कोई मेल जैसे आप जानते नहीं, आपके बहुत करीब आके खड़ा हो जाए, आप कंफर्टेबल रहते हैं? भैया आप क्यों खड़े हैं, क्या मसला है, क्या बात है? ठीक, तो हम हमेशा एक जो डिस्टेंस है उसको रखते हैं। ये डिस्टेंस कम होना एग्रेसिव बिहेवियर है जिससे हमने बचना है। और पैसिव बिहेवियर क्या है? जितना डिस्टेंस होना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा रहेगा। दूर दूर बैठे हैं, आप फिर पूछते हैं अपने बहन भाइयों से भी क्या मसला है, आज मूड ऑफ क्यों है, इतनी दूर क्यों बैठे हो, ये भी बात हम कहते हैं। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो कुछ ना कुछ बता रहा होता है मूड या बिहेवियर के बारे में। तो असर्टिव बिहेवियर वहाँ पर होगा, गेज अप्रोप्रिएट, आई कांटेक्ट फर्म एंड पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस है वो भी अप्रोप्रिएट, रिस्पेक्टेबल लिमिट्स के अंदर। समझ आ गई बात? अच्छा, फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आप अपने हैंडआउट्स में पढ़ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज पे हमने बात करनी है। ओके, एक और एक्टिविटी है जी हमारे पास, और इस एक्टिविटी में आपने देना है रिस्पॉन्स। अब चूँकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है तो हम ये करेंगे कि ये एक्टिविटी मैं ख़ुद आपको परफॉर्म करके बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। 3 सिनेरियोज़ मैंने लिए थे, और मैं आखिरी जो सिनेरियो है कि आप एक एम्प्लॉई हैं और आपको एक्स्ट्रा जो काम है वो बार बार दिया जा रहा है, ठीक है। और अक्सर यूनिवर्सिटी में फ़रहान साहब और राशिद साहब इन्हीं कामों के लिए बने हैं। तो अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस, वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है जी? पहला रिस्पॉन्स कि आपने पैसिव बिहेवियर शो करना है, आपने जी ये काम करना है, ठीक है सर कर लेंगे काम, दिस इज़ पैसिव बिहेवियर। आपने अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं करा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने थोड़ा सा नॉन वर्बली उसको आप रिलक्टेंस शो की, दैट्स इट। एग्रेसिव बिहेवियर, भाई मैं क्यों काम करूं, बाकी लोग भी सैलरी ले रहे हैं, उन्हें आप काम कहें, मैं तो फारिग नहीं हूं, मेरे पास तो बहुत ड्यूटीज़ हैं, आप किसी और को देंगे काम। एग्रेसिव बिहेवियर, बदतमीज़ी से हमने बचना है, रिफ्यूज़ करना है इन अ पोलाइट स्टेबल मैनर, ठीक है। अच्छा, असर्टिव बिहेवियर क्या होगा कि सर आपको पता है कि मैं और भी असाइनमेंट्स पे काम कर रहा हूँ, तो अगर ये भी मुझे मिल जाएगा तो फिर मेरे लिए बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, तो रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी और को दे दें। ये है असर्टिव बिहेवियर। और यूजुअली असर्टिव बिहेवियर जब आप बात करते हैं तो पोलाइट होने की वजह से उसे कंसिडर भी किया जाता है, लॉजिकल होने की वजह से अक्सर उसे मान भी लिया जाता है, ठीक है। हम आते हैं जी परसुएसिव कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन में ये दोनों चीज़ें वर्बल है ना, असर्टिव भी वर्बल है, परसुएसिव भी वर्बल है। तो हमने ना सिर्फ असर्टिव बिहेवियर शो करना है, बल्कि हमने दूसरों को कन्विंस भी करना है कि वो हमारी किसी बात को माने। आप एक सेल्स पर्सन हैं और आप कोई पिच जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, पिच कहते हैं प्रेजेंटेशन को, अपने किसी प्रोजेक्ट को, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। तो यू शुड बी हैविंग सम परसुएसिव कम्युनिकेशन, आपका स्टाइल परसुएसिव होना चाहिए जिसको लोग एक्सेप्ट करें, जिसको लोग माने। आप देखते हैं कि सेल्स वाले लोग किस तरह से अपनी बात को जो है वो प्रेजेंट करते हैं और लोग उनकी चीज़ें ख़रीदते हैं। सब नहीं ख़रीदेंगे, सब के ऊपर वो परसुएसिव कम्युनिकेशन अप्लाई नहीं होगी, लेकिन कई लोगों पे होगी। तो मैं इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स बताऊँगा। एक तो है रूल ऑफ 3। हमेशा जब आपने परसुएशन करनी है, आपने एक स्पीच देनी है, आपने एक पिच जो है वो डिलीवर करनी है, 3 का जो रूल है ना याद रखें, रूल ऑफ 3।
जब आप अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हैं तो 3 चीज़ें बताएं। जब आप अपने फीचर्स बता रहे हैं 3 चीज़ें बताएं। आप अपनी क्वालिटीज़ बता रहे हैं 3 चीज़ें बताएं। ये रूल ऑफ 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी एक टेक्निकल रीज़न भी है। देखें, जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो एक ये पॉइंट है, अब ये सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं एक कोई दूसरा पॉइंट भी इसके साथ मिला देता हूँ तो ये एक लाइन बन जाएगी, फाइन, हमें पता चल रहा है कि लाइन इधर जा रही। लेकिन अगर मैं एक तीसरा पॉइंट भी जो है वो इसमें ले आता हूँ तो अब ये एक ट्रेंड जो है वो बन गया। ट्रेंड हमेशा 3 लाइंस के साथ बनता है, लाइन हमेशा, ग्राफ हमेशा 2 पॉइंट्स के साथ बनता है। तो हमने चलना है ट्रेंड्स के ऊपर। तो ट्रेंड ये बताता है कि 3 पॉइंट्स होने चाहिए। यहीं से एक एनालॉजी जो है वो यूज़ की गई कि आपने अपनी क्वालिटीज़ बतानी है, करैक्टरिस्टिक्स बतानी है, अपने ब्रांड की बात करनी है। पॉइंट ऑफ रूल ऑफ 3 जो है वो याद रखें, 3 पॉइंट्स में बताएंगे। आपने लॉजिकली बताना है, लॉजिकल अपील यूज़ करनी है, वाई दिस, इमोशनल अपील यूज़ करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम चूँकि कम है, वरना मैं आपको मुख्तलिफ एड्स दिखाता और उनके एनालिसिस आप करते कि कहाँ पर लॉजिकल अपील यूज़ की गई है, कहाँ पर इमोशनल स्टांस यूज़ किया गया है, कहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है। और आपसे ये करवाता है एक्टिविटी जो मैंने सोची थी कि अगर वो एक लॉजिकल अपील है, हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू इमोशनल अपील, कि एक लॉजिक के ऊपर जो चीज़ बिक रही है उसको हमने इमोशनल कैसे बनाना है, और जो इमोशंस के ऊपर बिक रही है उसको हमने लॉजिकल फैक्ट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन फिर सही अच्छा, एक्टिविटी ये वाली मैं स्किप कर रहा हूँ। हम आते हैं जी रिटन कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मेन चीज़ ये है जो एक्टिविटी है उसके ऊपर आता है। अच्छा, आप लोग टेक्स्ट करते होंगे, व्हाट्सएप करते होंगे, ईमेल्स करते होंगे, और उसमें जो ओके का वर्ड है बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ना सब लोग। लेकिन ओके लिखने का स्टाइल मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ हो सकता है, या इवन एक ही बंदे का मुख्तलिफ सिचुएशंस या मुख्तलिफ लोगों के लिए स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है। यस? तो कैसे कैसे लिखते हैं जी आप ओके? बताते जाएं, फिर आपको बताऊंगा कि इसके मीनिंग्स क्या बनते हैं। अच्छा, एक तो बड़ा सिंपल है जी, ओके फुल स्टॉप, ओके और ओके और OKIE और थोड़ा और कर दिए, सिंपल के और OKA, ठीक है। एक और ये हो सकता है, ठीक है जी। मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। मैं अगर सब लोगों को बुलाता तो मुख्तलिफ और भी स्टाइल्स आ सकते हैं। हर एक का डिफरेंट मीनिंग है, हर एक का मीनिंग बदल जाता है। वर्ड एक ही है, लिखने के अंदाज से मीनिंग बदल जाता है। एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नापसंद किया जाने वाला टेक्स्ट है ये। जब कोई के लिखता है ना, लगता है कि ही स्लैप्ड मी। यस और नो? सिर्फ के लिखना हम इसे अपनी एक इंसल्ट समझते हैं, और ये फैक्ट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाने वाला जो मैसेज है वो के है, ठीक है। अच्छा, इसकी साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है? के का मतलब ये है इट्स वेरी कोल्ड, ठीक है, इट्स वेरी इंसल्टिंग, नॉट पेइंग अटेंशन, नॉट गिविंग वैल्यू, कोई इज़्ज़त नहीं, तो हम इसे पसंद नहीं करते। ये जो ओके लिखा है जिसके आगे एक फुल स्टॉप है, दिस इज़ वेरी फॉर्मल, ठीक है, बहुत फॉर्मल भी है और किसी हद तक कोल्ड भी है। उतना कोल्ड नहीं है जितना के है, लेकिन किसी हद तक फॉर्मल एंड कोल्ड है। क्यों है? इसका मतलब है ओके दैट्स इट, इसका जो मतलब बनेगा दैट्स इट। जबकि अगर हम ओके इस अंदाज में लिखें या इस अंदाज में लिखें और उसके आगे कुछ ना लिखें तो ये थोड़ा सा फ्रेंडली ओके, इसका मतलब बनेगा ओके लेट्स डू इट। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, अगर हम
इस अंदाज में लिखते हैं तो ये थोड़ा फ्रैंक, फ्रेंडली है, इनफॉर्मल है जब हम इस अंदाज में, और अगर हम इसको इस अंदाज में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और अगर हम ओके के बाद कुछ डॉट्स जो है वो डाल देते हैं, इसका मतलब है कि वो बंदा एग्री कर रहा है लेकिन ही और शी इज़ हेजिटेंट, वो कुछ पूछ भी नहीं रहा, पैसिव बिहेवियर, टिपिकल पैसिव बिहेवियर। वो ओके कर रहा है लेकिन वो कुछ पूछ भी नहीं रहा आगे, ठीक है। तो आप देखें एक वर्ड लिखने का थोड़ा सा अंदाज, पंक्चुएशन थोड़ी सी चेंज हुई तो मीनिंग्स जो है वो बदल गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने बॉस को किसी बात पे उन्होंने कोई काम दिया और आप उन्हें जो है वो जवाब देना चाहते हैं, आप उनमें से क्या लिखेंगे? कौन से वाला? दिस वन, ओके, ठीक है। या ये लिखेंगे? आप अपने टीचर को रिप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टीचर के साथ कोड रहेंगे। हाँ, अगर आप बॉस हैं, अब अथॉरिटी सीनियरिटी के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर आप बॉस हैं और आप अपने सब ऑर्डिनेट को कर रहे हैं तो फिर दिस इज़ अप्रोप्रिएट कि भाई ठीक है, इसके बाद कोई बातचीत नहीं, डन। तो बॉस अपने सब ऑर्डिनेट को ये मैसेज कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट है। सब ऑर्डिनेट बॉस को करेगा, इन अप्रोप्रिएट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, हो सकता है बॉस को ये सारी चीज़ ना पता हो, आपको पता थी, हो सकता है बॉस को भी ना पता हो। पता होना ज़रूरी नहीं है, इसका ताल्लुक़ फीलिंग के साथ है, ठीक है। ये फील आएगी कि यार ये मुझे इसका मैसेज को अच्छा नहीं लगा, हालांकि मैसेज में कोई चीज़ नहीं थी। आप कहेंगे सर मैंने तो ओके लिखा था, मैंने तो कुछ भी नहीं। मैसेज चुभता है। मेरी बात समझ आ रही है? इट्स फीलिंग, इसका ताल्लुक़ इमोशंस के साथ है। तो अच्छा, आप किसी दोस्त को, इंटीमेट दोस्त है, आप उसे कहेंगे ओके, वो कहेगा यार कोई मसला है, कोई बात करना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, तो उसका ये मतलब है। तो दिस इज़ हाउ सम चेंजेस, सर्टेन चेंजेस, वेरी स्मॉल few changes can change the message of your communication, written communication, ठीक है। अच्छा, अभी तो इसमें मैंने स्माइली नहीं डाले, जो इमोजीज़ हैं उनके अपने मीनिंग्स हैं, ठीक है। वो फिर टाइम होगा तो एक्टिविटी करेंगे। आप किसी को कहते हैं श्योर, आप श्योर के बाद डॉट लिख देते हैं, श्योर के बाद स्माइली आ जाता है, श्योर के बाद जो है वो बड़ा स्माइली आ जाता है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, मीनिंग बदल जाएंगे। अच्छा, जो हमारी बड़ी मज़े की चीज़ थी, जो मेरा सिग्नेचर टॉपिक है यहाँ पर भी, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि हम जो कुछ बोलते हैं वर्बल, डेट काउंट्स ओनली फॉर 7%। हम जो कुछ बोलते हैं और जो कुछ जो है वो हम लिखते हैं, वर्बल प्लस रिटन काउंट्स ओनली फॉर 7% ऑफ कम्युनिकेशन। बाकी जो 55% प्लस 38% है वो नॉन वर्बल है। टोन ऑफ वॉइस, हमने किसी बात को किस अंदाज में कहा, ये टोन है, काउंट्स फॉर 38%। बॉडी लैंग्वेज 55%। टोटल मिलाएं 93% नॉन वर्बल है, यानी वर्बल जिसमें रिटन भी है, स्पोकन भी है, सिर्फ 7% है और 93% नॉन वर्बल है। कितना इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ मैं आपको इसके कंपोनेंट्स बता देता हूँ। जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कम्युनिकेशन स्लाइड्स मिल जाएंगी। थोड़ा सा जंप करते हैं, मैं आपको इसमें से आई मूवमेंट्स की आपने बात की थी, तो आई मूवमेंट्स का बता देता हूँ जी। आई की जो पोजीशन है वो बड़ी मैटर करती है। जब आप शर्मिंदा होते हैं कभी, कहाँ देखते हैं? नीचे देखते हैं। अच्छा, वो जो शर्मिंदा होना है वो दो तरह का हो सकता है। एक वो शर्मिंदगी है जिसमें आपको शर्मिंदगी है, अफसोस है, लेकिन गलती आपकी नहीं है। और एक वो शर्मिंदगी है जिसमें आपकी गलती भी है। दोनों में देखने का अंदाज़ बदल जाएगा। जब आप सिर्फ शर्मिंदा होते हैं ना, लेकिन गलती आपकी नहीं है, तो आप सीधे नीचे देखते हैं, ठीक है। और यूजुअली उसके साथ आपका फेस थोड़ा टेंस होगा और बॉडी लैंग्वेज भी इस तरह की होगी। जब आप शर्मिंदगी के साथ
आप एम्बेरसमेंट भी फील करते हैं कि भी गलती भी आपकी, तो आप राइट साइड पे डाउन देखेंगे, आप सीधा नहीं देखेंगे, आप इधर देख रहे होंगे। ठीक है, ये दो डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज मैसेजेस हैं। अच्छा, फिर हमने जब सामने वाले से हम कोई बात कर रहे हैं और वो कहीं आप उसको याद करवाते हैं कि यार तुम्हें फ़लाँ जगह याद है, वहाँ का मंज़र कैसा था, हम लोग गए थे मरी, वहाँ पे क्या नज़र आया था, बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। तो वो जब उसको रिकॉल करेगा ना, याद करेगा, तो उसको टॉप लेफ़्ट पे देखेगा, हाँ यार वो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा था, बड़ा अच्छा विजन था, टॉप लेफ़्ट पे देखेगा। ठीक है, अगर आप उसको कोई साउंड याद करवाएंगे, यार कैसा ज़बरदस्त जो है ना वो हवा चल रही थी, म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा हुआ था, तो हाँ कौन सा वो म्यूज़िक था, वो लेफ़्ट पे देखेगा, टॉप लेफ़्ट लेफ़्ट पे देखेगा, स्ट्रेट लेफ़्ट पे। वो कुछ हाँ यार इस तरह विज़न है, कोई सीन है तो ऊपर देखेगा, साउंड तो, और अगर कोई इमोशन है यार उस वक्त कैसी फीलिंग्स थी, फीलिंग्स इमोशंस, तो वो लेफ़्ट पे देखेगा, नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ उसकी आई मूवमेंट्स, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जब ऐसा हो, दिस इज़ ऑल नेचुरल। जब आप किसी को बताते हैं कि भाई ये था, तो साउंड है लेफ़्ट पे देखेगा, सीन है ऊपर देखेगा लेफ़्ट पे, और अगर कोई इमोशंस की बात हो रही है तो लेफ़्ट पे नीचे देखेगा। अगर वो यही काम राइट पे करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि वो आपके सामने कोई चीज़ छुपा रहा है, गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आप उसे कहते हैं यार वो मंज़र याद है कैसा था, और वो राइट पे ऊपर देखना शुरू कर दे, ये नेचुरल है, हमें पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है। उसको याद है, जब आप जानबूझ के किसी चीज़ को याद, ऑलरेडी चीज़ याद है, उसको जानबूझ के याद करते हैं तो आप टॉप राइट पे देखते हैं। जब आप साउंड की बात करेंगे तो राइट हॉरिजॉन्टल, और इमोशंस की बात करेंगे राइट पे डाउन। ठीक है, अगर आप किसी को ऐसा करते देख लें तो समझ जाएंगे जी ये बनावट है, गलत है, फेक है, और चांसेस हैं कि इसके बाद वो बंदा आपसे झूठ बोलेगा, नहीं यार मुझे तो याद नहीं आ रहा, झूठ बोलेगा। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आई कम्युनिकेशन। इसमें और कोई चीज़ मैं, अच्छा ये देखें जी, लुकिंग राइट, ये ख़ातून जो राइट पे देख रही हैं और किसी साउंड को याद करने की कोशिश कर रही हैं, ये फेक है। गेज़ का मैंने आपको बताया था, ये वो 3 तरह की गेज़ हैं। अच्छा जी, अब फाइनली हम थोड़ी सी बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है जी? ये क्या लिखा हुआ है जी? आवर मार्केटिंग बजट विल इंक्रीज बाय 15% नेक्स्ट मंथ, ये लिखा हुआ है। मुझे 7 लोग चाहिए, जो पहले आए थे उनके अलावा 7 लोग ज़रा सामने आ जाइए। यहाँ पे इस एक्टिविटी का मकसद क्या है कि आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है, आप किसी चीज़ को किस अंदाज में जो है वो बोलते हैं, वो मैटर करती है, वो आपके मीनिंग्स को चेंज भी कर सकती है। तो न्यूज़ पॉजिटिव है, आवर मार्केटिंग बजट विल इंक्रीज़ बाय 15% नेक्स्ट मंथ। आप उर्दू में भी बोल सकते हैं, अगले महीने से हमारा मार्केटिंग का बजट 15% बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि सबसे पहले हमने इस चीज़ को कहना है एक्साइटमेंट में, बड़े एक्साइटेड होके। तो आप आ जाएं सबसे पहले जी, आपने इसी चीज़ को कहना है विद एक्साइटमेंट, उर्दू या इंग्लिश आपकी चॉइस है। हमारा मार्केटिंग बजट जो है वो 15% से अगले मंथ से इंक्रीज हो रहा है। मैं बहुत ओके, वेल डन, वेल डन। ठीक है, बैठिए आप। आपने इसी चीज़ को जो है वो दुख के साथ कहना है जी, सैडनेस। हमारा मार्केटिंग बजट अगले महीने से 15% बढ़ रहा है। ठीक है जी, बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा आ जाएं। अच्छा जी, इसके बाद है एंगर, यानी गुस्से के साथ कहना है जी आप। हमारा मार्केटिंग बजट अगले महीने से 15% बढ़ रहा है। ठीक, थोड़ा सा गुस्सा है मुझ पे। आ जाएं, आ जाएं जी। जी आप आइए, आपने इसको थोड़ा फ़नी वे में कहना है। Our marketing budget will increase by 15% next month. ओके, गुड। जी आप आइए, आपने थोड़ा डिस्गस्टिंग वे में कहना है। हमारा मार्केटिंग बजट 15% इंक्रीज कर रहा है नेक्स्ट मंथ से। इसमें नफरत डालें थोड़ी सी।
थोड़ी सी और डालें। हमारा मार्केटिंग बजट 15% से इंक्रीज करा नेक्स्ट मंथ से। आई अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या आई? इन्होंने वर्ड्स बोले हैं, ठीक बोले हैं, एम्बलम का यूज़ नहीं किया। अच्छा, एम्बलम्स में क्या होता है? एक चीज़ होती है अफेक्ट डिस्प्ले। अफेक्ट डिस्प्ले, अब ये अफेक्ट डिस्प्ले समझिएगा क्या चीज़ है। मैं आपको एक स्लाइड पे ले जाना चाहूँगा। जी, इफेक्ट डिस्प्ले क्या है कि हम जब जिस तरह की बात करते हैं ना, थोड़ा सा अगर आप साइड पे हो जाएंगे ना इनको, हम जब जिस तरह की बात करते हैं ना तो हमारी बॉडी मूवमेंट वैसी ही उसको सपोर्ट करनी चाहिए। पॉइंट मैंने पहले भी बताया, अब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ करेगी कैसे। मिसाल के तौर पे आप जब एंगर शो करते हैं, गुस्सा, तो सिर्फ गुस्सा आपके चेहरे पे नहीं आता, गुस्सा आपके अल्फाज से सिर्फ ज़ाहिर नहीं होता, गुस्से में आप ये भी करते हैं, ठीक है, उसकी ये ज़रूरत, तो ये खुद ब खुद ये नेचुरल है। दिस इज़ अफेक्ट डिस्प्ले। अच्छा, इसी तरह अगर आप किसी को प्रेज़ करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, तो कैसे करते हैं जी तारीफ़? आपका ये हाथ खुद ब खुद जो है, वाह बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, ये हाथ नेचुरल वे में खुद ब खुद उठ जाएगा, ये भी अफेक्ट डिस्प्ले है। अच्छा, जब आप अबैश करते हैं, जब आप बहुत शर्मिंदा हुए, एम्बैरस हुए, ख़ास तौर पे फीमेल्स, हाँ ठीक है, इसने ऐसा कह दिया मुझे, आपका हाथ खुद ब खुद आपके मुंह के ऊपर या चेहरे के ऊपर कवर करेगा उसे, अबैशिंग, ये नेचुरल है, अफेक्ट डिस्प्ले। अच्छा, डिस्गस्टिंग जो है, जो अभी आपका केस था, डिस्गस्टिंग में हम क्या करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑन अ लाइटर नोट बता रहा हूँ कि हम किसी के बारे में कहते हैं ना, यार वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, या बहुत बुरी है, या अच्छी नहीं है, वो तो है फजूल सा है, ठीक है। तो अभी मैंने देखें फजूल सा कहा तो साथ ये हाथ खुद ब खुद मूव किया है, ठीक है। एंड पे क्या कहना होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन हो, नो ऑफेंस, ख़वातीन क्या, दफ़ा करो। अब ये दफ़ा करो के साथ ये जो हाथ मूव किया है ना, ये अफेक्ट डिस्प्ले है, जो नेचुरली वेविंग हैंड लिखा हुआ है, खुद ब खुद जो है वो हो जाता है। आप क्या कर रही थी, आपने इसको पकड़ा हुआ था, ठीक है, तो इसलिए आपका वो नेचुरल जो डिस्प्ले है वो नहीं आ सका, वर्ड्स में तो आया है। अब देखें, अगर इसी चीज़ को हमने कहना हो कि डिस्कस्टिंग वे में, तो उसमें हमें क्या क्या सपोर्ट्स हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से चाहिए, वो बता रहा हूँ। आपने कहना था डिस्कस्टिंग वे में, आवर मार्केटिंग बजट विल इंक्रीज बाय 15% नेक्स्ट मंथ। या अच्छा, ये जो एंड पे मैंने हूँ किया, ये शुरू में भी आ सकता। आवर मार्केटिंग बजट विल इंक्रीज बाय 15% नेक्स्ट मंथ, ठीक है। हाथ देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, टोन ऑफ वॉइस देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक पूरा पैकेज जो है वो आपकी कम्युनिकेशन बनती है। अच्छा जी, और कौन रह गया था? आप रह गई हैं, तो आपने शॉकिंग वे में कहना है जी। हमारा मार्केटिंग बजट नेक्स्ट मंथ 15% बढ़ रहा है। जब आप शॉक्ड होते हैं तो खुद ब खुद आपका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, ओवल शेप में हो, ठीक है। साउंड्स बाज़ दफ़ा इस तरह की होती है, हमारा मार्केटिंग बजट 15% बढ़ रहा है, शॉकिंग, हैरत, ठीक है। तो डिस्प्ले पूरा जो है वो मुकम्मल तब होगा जब पूरा पैकेज ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, अब लास्ट सेक्शन में इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। पब्लिक स्पीकिंग जो है, जब आप लोगों के सामने आके, एक है प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो भी पब्लिक स्पीकिंग से मिलता जुलता है, उसके साथ रिलेटेड है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि प्रेजेंटेशन स्किल्स में आप कुछ विजुअल्स, कुछ पीपीटी स्लाइड्स, कुछ फ्लिप चार्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नोट्स इस्तेमाल करते हैं, तो एक ही तरह की चीज़ें। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में एक फैक्ट बताता चलूँ, दुनिया में एक रिसर्च हुई कि लोगों को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। बहुत सारे फियर्स हैं। अच्छा, मौत का भी एक खौफ होता है, कहीं हम मर ना जाएं।
तो इंटरेस्टिंगली लोगों को जो पब्लिक स्पीकिंग का फेयर है वो डेथ के फेयर से ज़्यादा है, यानी लोग मरने से कम डरते हैं और पब्लिक स्पीकिंग से ज़्यादा डरते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम लोगों के सामने आके बात करते हैं, मुझे याद है कि जब पहली बार स्कूल में मैंने स्पीच करनी थी और मैं सामने स्टेज पे आया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आवाज़ ज़्यादा कांप रही है कि टांगें ज़्यादा कांप रही हैं। दोनों का एक मुकाबला चल रहा था कांपने का, और अपनी आवाज़ खुद को भी समझ आना, सुनाई देना बंद हो जाती है, आंखों के आगे बिल्कुल ब्लर से हो जाता है, समझ ही नहीं आती। तो ये फियर है, स्टेज फियर कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का फियर कहते हैं। लेकिन ये होना इसलिए ज़रूरी है कि आप चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपका प्रेजेंटेशंस के साथ वास्ता पड़ेगा, आप कल को प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी, आपको लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। वो लोग अपने भी हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं, अजनबी हो सकते हैं, दूसरी कंपनी से हो सकते हैं, आपसे सीनियर्स हो सकते हैं। जूनियर्स के सामने बात करना आसान है। ये जो लेक्चर मेरा इस वक्त चल रहा है वो स्टूडेंट्स के सामने, तो मेरे लिए ईजी है। लेकिन यही अगर मुझसे सीनियर या मेरे बराबर के जो लोग हैं, टीचर्स हैं या सीनियर्स हैं, वो बैठे हों तो थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, तो जितना अथॉरिटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा। तो सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इसे बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। अब टाइम कम होने की वजह से सिर्फ 2-3 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा। पहली बात ये, जब भी आपको कोई स्पीच डिलीवर करनी, बाय द वे आज आपकी एक असाइनमेंट भी थी कि आपने यहाँ पे आके बताना था, लेकिन बहुत सारे लोग आए नहीं, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रखेंगे। जब भी आपको कोई स्पीच डिलीवर करनी है, उससे एक दिन पहले आपने तैयारी की होगी, सारा कुछ किया होगा, मैं वो अस्यूम कर रहा हूँ। आपने अपने आप को कामयाब होते देखना है, ये सोचना है आपने, ये विज़न जो है वो आपने बनाना है कि आप स्टेज पे गए हैं, बहुत ज़बरदस्त आपने स्पीच दी है, लोग एडमायर कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और आप बड़े प्राइड के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो स्टेज से वापस आ रहे हैं। ये आपने बार बार इमेजिन करना है। ठीक है, ये आपको हेल्पफुल होगी एंजाइटी को कंट्रोल करने। सबसे ज़्यादा फियर जो है वो एंजाइटी का होता है, मैं भूल गया, अब क्या करें, मुझे सीक्वेंस समझ नहीं आ रही, लोग इतने बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे। ठीक है, स्टार्ट गलत हो गया, आप क्या करें, तो सारा कुछ गलत हो गया। तो आपको इसे नॉर्मल समझना है, नॉर्मल लेना है। दूसरी बात ये, जब आपका नाम बुलाया जाए, सबसे ज़्यादा एंजाइटी उस वक्त होती है जब आपका नाम बुलाया जाए, अब आप स्टेज की तरफ जा रहे हैं, दिल जो है वो धड़क रहा है, ठीक है, पसीने छूट रहे हैं, क्या होगा। तो जब आपने स्टेज की तरफ जाना है, थोड़ा सा तेज़ी के साथ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, और जाते हुए आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो कामयाबी है उसको ज़हन में लाना है। जो भी आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ में, उसको ज़हन में लाना है जब आप स्टेज की तरफ जा रहे हैं। और स्टेज के पास आके जैसे ही आप रोस्ट्रम पे आए, पहले 3 सेकंड क्रूशल हैं। पहले 3 सेकंड में आपने कुछ ना कुछ बोलना है, वो साइलेंस नहीं आनी चाहिए, डैट इज़ कॉल्ड ऑकवर्ड साइलेंस, उससे बचना है। पहले 3 सेकंड्स में कुछ बोलना है, वो ग्रीटिंग होगी आमतौर पे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक हैं, दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कुछ ना कुछ आपने बोलना है। उसके बाद थोड़ा सा पॉज आ सकता है, फिर आप एक अच्छी ओपनिंग डिज़ाइन की होगी, 2-3 मिनट को पहले से प्लान किया होगा, मेमोराइज़ किया होगा, तो आप अच्छा स्टार्ट ले लेंगे, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा। फिर डीप ब्रीथिंग है, आप गहरे सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें। ठीक है, कुछ नोट्स अपने पास जो है वो मौजूद रखें, कुछ अच्छे आई कॉन्टैक्ट्स ढूंढें। देखिए, सारे रूम के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना मुश्किल है, तो चंद सपोर्टिव लोग मिलेंगे जो नोडिंग कर रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, जिनके चेहरे पे स्माइल होगी। ठीक है, स्माइल फेवरेबल होनी चाहिए, तंज वाली स्माइल नहीं, ठीक है, वो आपको डिस्टर्ब करेगी। तो उनके साथ अपना जो है वो आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे। चंद पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ।